दोस्तों, क्वेश्चंस हैं गेटीसी के रिवीजन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है पहला, फॉर अ पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइट लेट v with the speed of propagation and z with the characteristic impedance. Okay, neglecting fringing effects, reduction of the spacing between the plates by a factor of 2 results in c. जैसे मान लीजिए ये आपका z एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका एक इस तरह से प्लेट है, क्योंकि बात किसकी होगी, पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन की। तो ये पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि ये क्या हो गया, ये तो विड्थ हो गई, राइट, दिस इज द विड्थ। ये हो गया डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो गया आपका कंडक्टिंग प्लेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो हो गया, ये हाइट हो गया ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन, ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये विड्थ है। ठीक है, अब आप देखिए अज्यूमिंग इफ जो विड्थ है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन h, तो यानी कि जो आपका फ्रिंजिंग इफेक्ट है, फ्रिंजिंग इफेक्ट मतलब द लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल, थ्रू एनी काइंड ऑफ ओपनिंग, जैसे यहाँ पे इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाते हैं तो फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। द फ्रिंजिंग इफेक्ट कैन बी इग्नोर्ड, राइट। अब आप इसमें देखिए द बोल्ड, यहाँ पे जैसे मैं आपको इसने क्या बोला है कि फॉर अ पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन V है और Z भी है, नेग्लेक्टिंग फ्रिंजिंग इफेक्ट्स, अगर रिडक्शन इन स्पेसिंग होगी बिटवीन द प्लेट्स देन बाय अ फैक्टर ऑफ 2 d डैश, अगर d/2 के फैक्टर से रिड्यूस होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा V और Z पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये था आपका x एक्सिस, ये था आपका y एक्सिस, यहाँ पे आपने एक पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन रखी थी, राइट, इस तरीके से रखी थी। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे आ रही थी इधर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो गया ये हाइट हो गई और ये हो गया प्लस v, ये स्पीड हो गई, ये विड्थ हो गई। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो बोल्ड लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आप देख रहे हो this represents the direction of electric field and the dotted lines represent the direction of magnetic field, that is ये h है, h का representation कर रहा है। तो आपको पता है v is equal to ey into h and I is equal to hx into w, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, z is equal to v upon I, मतलब कि ey upon hz। देखिए z is equal to v upon I, voltage upon current, that means ey upon hx into small h upon w। आपने माइक्रोस्ट्रिप लाइंस पढ़ी है, these are parallel plate transmission lines। तो ey upon hx into h by w is equal to eta into h by w। तो z is equal to eta into h by w हो गया। eta क्या है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इफ h is reduced by a factor of 2, right, then z will be, z क्या होगा, अगर ये हाफ z, ये क्योंकि z is in directly proportional to h, अगर ये रिड्यूस होगा तो ये भी रिड्यूस होगा, तो दैट मीन जो z डैश होगा वो भी तो हाफ हो जाएगा। तो एक तो ये यहाँ पे ये तो गलत हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमें v का देखना है। ठीक है, अब आपके पास जैसे फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाय सी, v इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। ठीक है, कोएक्सियल केबल के बारे में भी देखिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आपका स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, हेंस v वोंट चेंज। यानी कि आपके पास v इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी था। L क्या होता है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पैरेलल प्लेट लाइंस। L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू देखिए जो अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि h इज इक्वल टू म्यू जेड बाई ईटा होता है, ये क्या है, फॉर लॉसलेस लाइंस, फॉर लॉसलेस लाइंस 3 क्वांटिटीज है फॉर लॉसलेस लाइंस जो z, l एंड c है, दे आर रिलेटेड एज h इज इक्वल टू म्यू जेड बाई ईटा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन ईटा अपॉन z। ईटा क्या इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कौन सी थी आपकी, इक्वेशन 1 में आपने पढ़ा था कि z इज इक्वल टू क्या था,
ई वाई अपॉन एच एक्स इंटू एच अपॉन डब्ल्यू, यानी कि ईटा, ईटा क्या होता है, ई अपॉन एच होता है, राइट। तो ईटा इंटू एच बाई डब्ल्यू था, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब अगर इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँ, ये जो था इधर कि एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू, इसमें एल की वैल्यू है जैसे म्यू अपॉन ईटा इंटू एच अपॉन डब्ल्यू, तो यानी कि ये हो जाएगा म्यू एच अपॉन डब्ल्यू, ये हो जाएगा। तो एल जो होता है रिप्रेजेंट्स द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पैरेलल प्लेट लाइंस एंड सी रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पैरेलल प्लेट लाइंस। तो यहाँ पे जो सी इज इक्वल टू हो जाएगा वो क्या होगा, आप देखो सी हो जाएगा आपका, आपने जैसे निकाला ना एप्सिलॉन ईटा अपॉन जेड, तो इसकी वैल्यू भी रखिए, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन ईटा अपॉन ईटा एच बाय डब्ल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन डब्ल्यू बाय एच हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्योंकि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D होता है, ठीक है। C रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पैरेलल प्लेट लाइंस। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे एक सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना आपका, ये ई होता है, एप्सिलॉन नहीं होता है, ये ई होता है, या फॉर्मूला में चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर आप माइक्रोस्ट्रिप लाइंस का पढ़ेंगे तो ये ई होता है। अब आप इसमें देखिए कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, यानी कि V इज इक्वल टू अपॉन एल की वैल्यू कितनी थी, एल की वैल्यू एल इज इक्वल टू म्यू अपॉन ईटा इंटू ईटा एच बाई डब्ल्यू, यानी कि म्यू एच अपॉन डब्ल्यू, ये था। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो म्यू एच अपॉन डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू अपॉन एच, राइट, ये वैल्यू रखेंगे। अब इसमें आप देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू ई, जो कि सही भी है, ये आंसर आपने कई बार देखा भी होगा, v is equal to 1 by under root mu epsilon। v does not depend upon the spacing between the plates, plates के बीच की spacing पे ये नहीं डिपेंड करता है speed, hence v won't change। इसीलिए इसका जो आंसर होगा, पहले तो आप देखिए मैंने क्या बताया, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा नो चेंज इन v इन हाफ m of z। तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि फॉर अ पैरेलल प्लेट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, दैट इज अगर मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू v बाई आई, दैट मीन्स ई वाई अपॉन एक्स जेड, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, यहाँ पे इंटू यहाँ पे h अपॉन w था, मतलब हाइट ऑफ डायरेक्टेड हाइट ऑफ द पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन विड्थ। तो यहाँ पे ये वैल्यू थी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ईटा हो गई, दिस इज एच बाय डब्ल्यू, तो ईटा एच बाय डब्ल्यू हो गई। अब ये कह रहा है हाइट अगर रिड्यूस कर दी जाए तो जेड भी रिड्यूस होगा, तो एक चीज तो ये होगा कि हाफ ऑफ जेड। अब हमें पता करना स्पीड, तो स्पीड के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे आपका मान लीजिए, मैं आपको दो फैक्टर्स और बताती हूँ, जैसे कि कोएक्सियल केबल है, पैरेलल वायर्स है, ठीक है। तो इसमें या आप अगर देखें, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला में जैसे मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि जैसे ये जो L था, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, L इज इक्वल टू कितना था, म्यू अपॉन ईटा इंटू ईटा एच बाय डब्ल्यू, यानी कि म्यू एच अपॉन डब्ल्यू था। एंड जो आपका C था वो क्या था, ई ईटा डब्ल्यू अपॉन ईटा एच, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी, ई डब्ल्यू अपॉन एच, ये वैल्यू थी। तो C क्या होता है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दी पैरेलल प्लेट लाइंस एंड L इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दी पैरेलल प्लेट लाइंस। तो यानी कि जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC में जब आप ये दोनों वैल्यूज रखेंगे तो आपका आएगा V इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन म्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। वैसे तो देखिए एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है एक बार आप चेक करिएगा, v इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन होता है ना, इसको चेक कीजिएगा, या 1 अपॉन अंडर रूट म्यू ई, ये तो ये होता है, ये होता है, वैसे तो ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो ये बुक्स होती हैं इसमें कभी कभी मिसप्रिंट होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये अगर ये कहीं से भी v इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिंग, इसलिए सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कौन सा क्वेश्चन है इसमें कि अ गुड ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर हैज, देखिए ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर इज नॉन
commonly used as a current to voltage converter, right, which requires low input and low आउटपुट इम्पिडेंस फॉर इट्स प्रॉपर ऑपरेशन। तो अगर यहाँ पे ट्रांस इम्पिडेंस एम्पलीफायर है तो इसका जो इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस होगा वो लो होगा, लो इनपुट इम्पिडेंस और लो आउटपुट इम्पिडेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ थिन पी टाइप सिलिकॉन sample is uniformly illuminated with light which generates excess carriers. The recombination rate is directly proportional to, देखिए recombination rate जो होता है it is equal to डेल्टा P अपॉन टाउ P होता है और डेल्टा N अपॉन टाउ N, ठीक है। यानी कि एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन अपॉन माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम हो गया, ये आर हो गया। तो आर ये हो गया आपका। तो कंसिडर पी टाइप सैंपल विद होल कंसंट्रेशन, कंसिडर अ पी टाइप सैंपल जिसका होल कंसंट्रेशन है, होल कंसंट्रेशन कितना है इसका पी नॉट है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना है इसका एन नॉट है। तो यानी कि यहाँ पे पी नॉट इज नियरली इक्वल टू एन ए एंड एन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको पता है, एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। यहाँ पे जो पी नॉट नियरली इक्वल टू एन ए है, एन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए है। When illuminated with light, excess electron hole pairs are generated. जब भी illuminated with light होता है तब भी वो excess electron hole pairs generate करता है। अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जैसे इसने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, when light is fallen on the semiconductor, जैसे ये आपका कोई semiconductor, जब भी इसमें कोई light fall करेगी, then what will happen? You tell me. Whenever the light will fall, तो because of the photon energy at the surface of semiconductor, because of the photon energy at the surface of semiconductor, a large number of covalent bonds, a large number of covalent bonds will be broken due to photon energy. Due to photon energy, EP is equal to h में होता है, तो large number of covalent bonds break होंगे due to photon energy और electron hole pairs will be generated and electron hole pairs will be generated, ठीक है। तो सिंस एक्सेस कैरियर्स आर जनरेटेड इन पेयर्स, तो हम क्या कहते हैं कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज इक्वल टू, ये जो साइन होता है एक्सेस क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सेस होल जनरेटेड, बट द परसेंटेज इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर्स, परसेंटेज इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर्स विल बी हाई देन द परसेंटेज इंक्रीज इन मेजॉरिटी कैरियर्स। ये कब होगा, CT मतलब मैं लिख देती हूँ कैरियर्स, पहले आप इतना ध्यान रखिए। Whenever, देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, थिन पी टाइप सिलिकॉन सैंपल इज यूनिफॉर्मली illuminated with light which generates excess carriers, okay, the recombination rate is directly proportional to, क्या आंसर होना चाहिए इसका आंसर होगा अगर तो ये होगा एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, दिस विल बी योर आंसर। अब मैं वही बताना चाह रही हूँ कैसे। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, व्हेनेवर आपके पास जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, राइट, कोई भी सेमीकंडक्टर है वेदर इट इज एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। तो व्हेनेवर द लाइट इज फॉलन इट, जब भी लाइट किसी सेमीकंडक्टर की सतह पे गिरता है तो बिकॉज ऑफ द फोटोन एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू, लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे स्टार्ट ब्रेकिंग, वो टूटते हैं ड्यू टू दिस फोटोन एनर्जी, लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे और जो एल्टा है द एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू एक्सेस होल जनरेट, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सेस होल जनरेटेड। लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन द percentage increase in majority carrier concentration, मतलब आप इसमें माइनॉरिटी आप कह सकते हैं माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इन आवर केस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, जो हमारे में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स है
there will be holes generation also, but the percentage increase will be less, क्योंकि minority carrier concentration आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, there will be होल जनरेशन भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज भी जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। these minority carriers in our case electrons, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने एक्सेस देखिए minority carriers हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड है, दे अंडरगो डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमेशा यही होगा फॉर अ यूनिफॉर्मली डिफ्यूज्ड सेमीकंडक्टर, फॉर अ यूनिफॉर्मली डूप्ड सेमीकंडक्टर एक डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है, इसीलिए जो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ दीज minority carriers will take place because majority charge carriers are all too present in the sample। कहने का मतलब ये है कि जो आपका recombination rate होता है, this is equal to delta n by tau n or delta p upon tau p, means the ratio of the excess minority carrier concentration to minority carrier lifetime, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि ये क्या है, minority carrier lifetime है, minority carrier lifetime है। अब हमारे केस में क्या है, R जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पे हम डेल्टा एन के लिए बात करेंगे, तो रिकॉम्बिनेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस मिनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो मिनॉरिटी कैरियर जो आपका यूनिफॉर्मली ये जो आपका होल हमारे केस में मिनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमें पी टाइप दिया है, हमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जस्ट वेट, हमें क्वेश्चन में दिया है पी टाइप सिलिकॉन, तो पी टाइप सिलिकॉन में आपका जो मिनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन होगा होल भी जनरेट होगा, लेकिन क्या होगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मिनॉरिटी कैरियर्स विल टेक प्लेस बिकॉज मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू प्रेजेंट इन द सैंपल। किसका रिकॉम्बिनेशन होगा, मिनॉरिटी कैरियर्स, और यहाँ पे मिनॉरिटी कैरियर्स कौन से, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे अंडरगो डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसीलिए इसका जो आंसर होगा रिकॉम्बिनेशन रेट का, इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस मिनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, राइट। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज, ठीक है, यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ये आपका कैपेसिटेंस वोल्टेज है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं, तो आपको ये निकालना है, और यहाँ पे ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल ठीक है, यहाँ पे जो है इधर इसको